तो नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और जो साइंस का टॉपिक है, जनरल साइंस जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम रेलवे, एसएससी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको इस टॉपिक से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, और फिर उसके बाद कितनी शेप साइज सेल होती है, और फिर इसके जितने भी पार्ट्स ऑफ सेल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देख रहे होंगे आप, मैंने ये दो सेल दिखाई हुई हैं, इनमें एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। जैसे कि ये वाली जो सेल दिख रही है ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर। उनको हम धीरे धीरे समझेंगे कि कौन सा अंग सेल का ऑर्गेनल्स जो है उसका क्या फंक्शन होता है और उसका कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में एक बेसिक जानकारी ले लें कि सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, स्टडी जिस ब्रांच में अगर हम करें डिटेल स्टडी सेल की, तो इसको साइटोलॉजी यानी मीन्स कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सेल की खोज कैसे हुई इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी जाननी पड़ेगी कि सेल के बारे में कैसे पता चला। तो इसके लिए करीब 17वीं सदी 17th सेंचुरी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहली बार एक डेड सेल मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा, क्वेरेकस नाम का एक प्लांट था, उसका एक बार्क जो छाल होती है वो इन्होंने ली, और उस छाल में इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो छोटे छोटे माइक्रो मैग्नीफाइंग करके देखा जा सकता है इनको, और उससे उन्होंने जब देखा तो उन्हें कुछ इस तरह की शेप नजर आई। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो शेप जो नजर आ रही हैं ये हनी बी जैसा होता है, छत्ता मधुमक्खी का, उस तरह की उन्हें शेप दिखाई दी। और ये जो उन्हें अलग अलग ये आप देख रहे होंगे इसमें ये रूम टाइप के जो उन्हें दिखे, तो उसी आधार पर इन्होंने इसका नाम सेल रखा। क्योंकि सेल जो वर्ड है, अगर हम सेल वर्ड को देखें तो वो एक सेला वर्ड होता है, उससे बना है सेला, और सेला का मतलब एक लैटिन भाषा में रूम, उसी से इन्होंने ये देख करके नाम रखा। ये रॉबर्ट हुक, जिनको ये श्रेय जाता है ये पहली बार देखने का, और ईयर जो थी 1665, इसी वजह से पहले पर्सन बने जिनको ये श्रेय जाता है। और यही कारण है कि रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने जब ये डेड सेल देखी तो उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको और मैग्नीफाइंग करके देखा, और स्पेशली इन्होंने लिविंग सेल, एक तालाब जो था, तालाब में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने जब देखा तो उसमें इन्हें कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमो मॉलिक्यूल्स नजर आए, उनको इन्होंने सेल के रूप में पहचाना। और ये जो टाइम है 1674, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये फर्स्ट डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो यहाँ पर एक डेड सेल के बारे में सबसे पहले पता चला था, जिसका कैसा शेप होता है देखने में बाहर से, और दूसरा लिविंग सेल का पता लगाने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको श्रेय जाता है। तो ये तो हुआ सेल के डिस्कवरी की शुरुआत कैसे हुई। अब आगे जब हम अदर साइंटिस्ट ने इसके अंदर बाकी जो जैसे से माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग करते गए उसको और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को, तो इनके अंदर जो पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं सेल, जैसे ये एक रूम टाइप का जो इन्हें दिख रहा था, उसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स, जैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस की खोज जिनने की थी उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। बस अंतर ये है, एक का नाम रॉबर्ट हुक है और एक का नाम रॉबर्ट ब्राउन, ये न्यूक्लियस की खोज का श्रेय जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनल्स, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, बाकी ऑर्गेनल्स में जैसे ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो जाता है, इसी तरह
दूसरा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रहा होगा ये है ईआर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसके बारे में हम समझेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स सेल के अंदर हमें पता चले जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि सेल में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करना ज़्यादा आसान होगा। तो उसके लिए हम सेल का जब सारे पार्ट्स देखते हैं, सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो उसको एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लें कि सेल के अंदर क्या होता है। जैसे सपोज ये एक सेल है और उस सेल में सबसे मेन पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर और बाकी ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह यहाँ पर ये हो गए लाइसोसोम्स, इसी तरह यहाँ पर ये हो गए ईआर, इस तरह से बहुत। और अंदर भरा हुआ ये इसमें एक फ्लूइड जैसा होता है जिसमें ये 7 छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, और सेल के चारों ओर ये एक वॉल बनी हुई है, एक दीवार जिसको सेल वॉल कह सकते हैं, जो प्लांट में पाई जाती है। इसके बाद दूसरी जो इसकी लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेकंड लेयर सेल मेम्ब्रेन। और फर्स्ट जो प्लांट में ही केवल पाई जाती है उसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो अब हम शुरुआत में सबसे पहले जब सेल की स्टडी करें तो इसमें क्या क्या है इसके अंदर, तो मोटे तौर पर हम पूरे क्लासिफाइड करें सेल को इसके पार्ट्स में। तो एक तो इसका आउटर वाला पार्ट जो इसमें हमें दिख रहा है बाहर का, तो उसको सेल वॉल, एक तो सेल वॉल, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक तो इससा ही हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड जो है और उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं उनको अगर हम एक नाम दें तो इसको प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म के नाम से बुला सकते हैं, जीव द्रव्य के नाम से। अब प्रोटोप्लाज्म जो है इसी के अंदर जीवन का बेसिक आधार तैयार होता है, इसलिए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ विद्वानों ने इसको प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया है। और फिर हम इसके अंदर सब डिवाइडेड कर दें तो एक तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं, कोशिका के अंग। और दूसरा इसके अंदर भरा हुआ एक द्रव है, तरल पदार्थ, फ्लूइड, जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से बुला सकते हैं। तो इनकी जब हम ये सारी स्टडी करें तो सेल के अंदर क्या क्या है, तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो इसकी बाहरी लेयर होती है, और दूसरी प्रोटोप्लाज्म जो इसका सेकंड पार्ट जो अंदर के पूरे हिस्से को हम प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो, एक साइटोप्लाज्म यानी उसमें भरा हुआ द्रव और उसमें ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं वो सारे ऑर्गेनल्स के नाम, और दूसरा उसमें एक मेजर पार्ट होता है न्यूक्लियस जो जिसमें डीएनए मौजूद होता है, वो इसका न्यूक्लियस मेजर पार्ट होगा। अब इन सब के बारे में हम जाने डिटेल में तो उसके लिए हम एक एक ऑर्गेनल्स को ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आसानी से समझना शुरू हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले हम इसका सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेंगे कि सेल जितनी भी होती हैं बॉडी में उनकी संख्या ट्रिलियंस में होती है, यानी खरबों में संख्या होती है। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन अगर उन सब सेलों की शेप्स देखें, शेप और साइज को अगर नज़र डालें तो अलग अलग शेप और साइज की सेल पाई जाती हैं अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और सेल के ग्रुप्स के, तो उस आधार पर उनकी शेप और साइज तय होती है, लोकेशन के आधार पर भी तय होती है। तो शेप एंड साइज में अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी सेल, अगर कोई सबसे छोटी सेल पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जीव जिसकी सबसे छोटी सेल देखने को मिलती है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया की तरह रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में से कैटेगरी है PPLO, और इसकी सेल को अभी तक की ज्ञात सेलों में सबसे छोटी सेल जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर, माइक्रोन में इनका साइज होता है सेलों का, तो उनमें 0.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी सेल देखें कि कौन से जीव की सेल सबसे बड़ी होती है,
तो उस आधार पर एक आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, उसका जो एग होता है उसकी सेल अभी तक के ज्ञात जीवों में सबसे बड़ी सेल मानी गई है। तो ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ऑस्ट्रिच की जो एग है वो अभी तक सबसे बड़ी सेल, जिसका साइज जो है 15 से 18 सेंटीमीटर तक का साइज देखने को पाया गया है। और उसके बाद अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल, अगर लॉन्गेस्ट सेल देखें तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक सेल है जो सबसे लंबी सेलों में जानी जाती है, इसको नर्व सेल कहते हैं। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी जिसमें नर्वस सिस्टम जिसमें सेंसरी हम फील करते हैं, सेंसेशन ब्रेन जिससे बना हुआ है और हमारा जो सेंसरी नर्व वगैरह बनी हुई है, उस सेल को नर्व सेल कहते हैं। और ये सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल के रूप में जो जानी जाती है वो नर्व सेल है। अब एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि ह्यूमन बॉडी में ही अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी की और सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है, तो इसके लिए हम यहाँ थोड़ा फिगर पर नजर डाल लें कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ओवम, ये एक ओवम सेल है, ये जिसको हिंदी में अंडकोश का या एग सेल या फीमेल गैमेट जिसको हम कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी सेल मानी जाती है ओवम। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल अगर हम बात करें तो जो मेल गैमेट होता है यानी नर युग्मक, उसको स्पर्म कहते हैं। और ये स्पर्म जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी की मानी जाती है। इस तरह से ये आपने देखा शेप एंड साइज, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे कि मसल्स जो होती हैं उनकी सेल्स का शेप किस इस तरह से बना होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का शेप दिख रहा होगा मसल सेल। ब्लड सेल जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो ब्लड की सेल होती है, उनकी एक खास शेप होती है। जैसे अगर मैं आरबीसी की सेल का शेप दिखाऊं तो ये एक सर्कुलर टाइप की शेप होती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर हम सेल देखते हैं तो उसकी शेप थोड़ी सी इस तरह की बनी होती है, यानी लाइक एस अमीबा, जैसा कि अमीबा देखते होंगे, अमीबा की तरह देखने को डब्ल्यूबीसी दिखती है हमें। इसी तरह से प्लेट बोन सेल की शेप इस तरह से दिखती है। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल्स की शेप होती हैं। अब शेप और साइज देखने के बाद हम सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी एक एक करके स्टडी करेंगे। फिर हम बाद में इस सेल के जुड़े हुए जो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं तब ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल के बने हुए जीव और कई सारी सेलों के बने हुए जीव कौन से होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। तो अब हम इससे आगे समझेंगे सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स को। तो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला ऑर्गेनल्स लेते हैं तो उनमें हम लेते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल पहले हम देख लें। सेल वॉल जो पार्ट होता है सेल का, ये जो प्लांट जो सेल दिख रही है आपको, ये प्लांट सेल का जो आउटर वाली ये पार्ट दिख रहा है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये वाला वॉल जो होती है वो एनिमल में नहीं होती। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, सेल वॉल नहीं होती। यहाँ प्लांट में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी है। तो हम सबसे पहले सेल वॉल की जो स्टडी करना चाहते हैं कि सेल वॉल कैसी होती है। तो अब इसको अगर हम देखें कि ये सेल वॉल है, जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसमें मैंने कंटेंट को इंग्लिश में भले ही लिखा है लेकिन साथ साथ मैं इसका हिंदी वर्जन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों चीज़ें नोट्स में मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में। और इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटली इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में नहीं है। तो आते हम अपने टॉपिक पर। सेल वॉल जैसा कि आपको ये दिख रही होगी, सेल के चारों ओर बनी हुई ये डार्क सी सेल वॉल बनी हुई है। इसको हमें समझना है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है और इसका सेल में क्या रोल होता है। अगर हम इसको समझें तो पहले ये एक आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर को अगर हम देखें तो इसके अंदर की थोड़ा पार्ट की स्टडी करें तो इसके अंदर मेनली 3 लेयर देखने को मिलती हैं। वैसे हम इसको 4 पार्ट में भी रख सकते हैं कि एक इसको प्राइमरी लेयर,
एक सेकेंडरी लेयर, एक टर्सरी लेयर, ये 3 लेयर इसकी बना सकते हैं, यानी सब डिवाइडेड करके इसको 3 लेयर इस तरह से, और एक चौथी लेयर जो इसकी पास होती है, जो दूसरी सेल से जोड़ने का काम करती है। एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी होगी तो उसके बीच में होगी, वो दोनों सेलों को जोड़ने का काम कर रही होगी ये वाली लेयर, तो उसको हम कहते हैं मिडिल लेमला, यानी मध्य पटल। हिंदी में इसको मध्य पटल, मिडिल लेमला के नाम से बुलाते हैं। तो अगर हम इन देखें कि अगर मैंने जिस तरह से प्राइमरी लेयर इसकी सेल वॉल की बनाई, दूसरी सेकेंडरी लेयर, तीसरी टर्सरी लेयर, और फिर उसके बाद एक मिडिल लेमला वाला पार्ट आएगा दूसरी सेल से जोड़ने के लिए, तो बीच में ये मिडिल लेमला हो गया। इसको पहले देखें कि ये बनी किस, पहले तो ये जानना है कि सेल वॉल केवल किस में पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल, ये प्लांट में ही केवल देखने को पाई जाती है। दूसरी, ये बनी किसकी होती है, इसमें अगर इसका कंपोजिशन देखें हम, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीफॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का जैसे मोनो, डाई और पॉली, तो पॉलीफॉर्म का कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं सेल्यूलोज। तो इसमें एक तो मेन कंपाउंड होता है सेल्यूलोज, एक हेमी सेल्यूलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। इसके अलावा लिग्निन, पैक्टिन, काइटिन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के, पैक्टिन और एक होता है काइटिन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म होते हैं, पॉलीफॉर्म, जिनसे ये सेल वॉल बनी होती है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है वो सेल्यूलोज का होता है। सेल्यूलोज जैसा कि आप देखते होंगे कि कागज, पेपर जो बनता है उसमें मेनली सेल्यूलोज, रुई जो कॉटन कहते हैं वो सेल्यूलोज की होती है। तो और नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर कोई कंपाउंड है तो वो सेल्यूलोज है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट कम्युनिटी यानी प्लांट किंगडम सबसे ज्यादा होता है, और प्लांट की हर एक सेल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल वॉल उसका। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इसमें खास तौर पर हमें ध्यान रखना है कि जो काइटिन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो केवल जो फंगी होते हैं, कवक, जिनको हम कवक कहते हैं, फंगी, उनकी सेल वॉल में ही पाया जाता है। लेकिन बाकी अदर जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट के, उनमें सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन, इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो ये हुआ सेल वॉल को बनाने वाले कंपाउंड्स। अब दूसरा, सेल वॉल अगर दूसरी सेल के बीच में कैसे कनेक्टिविटी बनाती है, तो उन सेल वॉल की आउटर पार्ट में कुछ इस तरह के ये कुछ पिट्स होते हैं, जिनसे दूसरी सेल के बीच में लेन देन होगा, यानी ये लेन देन बीच में हो रहा होगा दूसरी सेल के साथ में, और उस पिट्स को हम प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से, डेस्मेटा के नाम से बुलाते हैं। ये वो सेल वॉल के पार्ट हैं, छिद्र जैसे बने हुए, जिनसे एक सेल दूसरी सेल के बीच में कम्युनिकेट करती है। अब इसमें एक तीसरी लेयर के बाद जो चौथी लेयर मैंने आपको बताई, जिसको हम मिडिल लेमला या मध्य पटल कहते हैं, ये दो सेल जब आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच की लेयर है जिसको हम कहते हैं मिडिल लेमला। अब जिस तरह से दो ईंटों को जोड़ने के लिए आप गारा लगाते हैं, बीच में एक गारे का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसी की तरह ये दो सेलों के बीच में मिडिल लेमला पाया जाता है। ये बना होता है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस जो होते हैं उससे बना होता है। मींस एक तरह से ये भी एक लाइम चूना जैसा पार्ट है जो जिससे दो सेल आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन जब ये मैच्योर फॉर्म में होता है, अगर ये जो लेमला वाला पार्ट, तो उसमें हार्डनेस रहती है उस प्लांट में, और जैसे जैसे ये परफेक्ट होता चला जाता है, आगे जाकर के ये पिघल, मेल्ट, एक तरह से सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो फिर ये जो प्लांट का वो पार्ट है वो हमें स्पंज जैसा फील करेगा। जैसे आप कच्चा आम और पका हुआ आम, ये दोनों आमों में देखेंगे तो एक थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम, एक होता है हार्ड। तो जिसमें मिडिल लेमला परफेक्टली डेवलप्ड है तो वो हार्ड रूप देगा, यानी उसका हार्ड रूप प्रदान करेगा। और अगर मिडिल लेमला सॉफ्ट हो जाता है, घुल जाता है, तो फिर वो आम जो है एक कैसा हो जाएगा, एक मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उसको आसानी से आप दबा सकते हैं। तो ये इसका रोल होता है मिडिल लेमला का। अगर हम पूरी सेल वॉल का फंक्शन देखें कि सेल वॉल का काम क्या होता है, तो उसको यहां देख सकते हैं। इट इज मेनली, जैसे यहां पर सेल वॉल जो है एक तरह से प्रोटेक्टिंग पार्ट है जो उसको रिजिड रूप देता है, यानी
सेल को एक रिजिड प्रदान करता है, रिजिडिटी दिखाता है, कठोरता देता है। एक्सटर्नल लेयर है और साथ ही प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है, ये प्रोटेक्ट का भी करती है, और सपोर्ट रिजिडिटी यानी कठोरता देने में, स्ट्रक्चर प्रदान करने में इसका एक रोल है। और ये किस किस की बनी होती है, तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन और फंगी। जैसे मैंने बताया था कि फंगी में स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि फंगी में जो है काइटिन पाया जाता है, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। और ये परमिएबल, मतलब इसमें परमिएबल का मतलब इसमें आसानी से अंदर चीज एंट्री कर सकती हैं और अंदर से बाहर निकल सकती हैं। जो मैंने आपको बताया, ऐसे पिट्स होते हैं जिनमें प्लाज्मोडेस्माटा नाम होता है। तो ये तो हुआ सेल वॉल। अब उसके बाद हम सेकंड जो इसकी लेयर है उसको लेते हैं, जो दोनों में ही पाई जाती है, प्लांट में और एनिमल में, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये साथ ही हमें एक चीज और ध्यान रखनी सेल वॉल में, कि सेल वॉल जब इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कोई सेल जब डिवाइड करती है और जब उससे नई सेल बनती है एक सेल से दूसरी सेल, तो उसमें सेल वॉल जब बनती है तो वो इनिशियल जो पदार्थ होता है जिससे ये बनती है, तो हम जानते हैं कि ईआर और गोल्जी बॉडी जब आप आगे पढ़ेंगे उसी में इसके उस पदार्थ का निर्माण होता है और उसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट के नाम से। तो ये शुरुआती रूप होता है जो सेल प्लेट को बनाता है डिवीजन के समय, जब सेल डिवाइड करती है प्लांट वाली सेल, जब वो, तो उससे सेल प्लेट बनती है और फिर आगे जाकर के ये सेल प्लेट यही फिर उसका एक सेल वॉल, यही आगे जाकर के एक सेल वॉल का रूप ले लेती है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि फ्रैगमोप्लास्ट इसका इनिशियल फॉर्म होता है जब ये सेल वॉल बन रही होती है, फिर बाद में जब वो कंप्लीटली बन जाती है तब हम कह सकते हैं कि उसमें ये सारा कंपोजिशन मिलकर के तैयार होता है। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड सेगमेंट जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको अब हम देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि आप स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे कि ये कैसे बनी होती है। पहले तो हमें ये जान लें कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। अब इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा नज़र डालें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसका स्ट्रक्चर में हम, जैसे ये एक सेल है, सपोज पहले हम इसको समझ लें कि ये जैसे एक सेल है, तो सेल वॉल के अंदर की दूसरी लेयर ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एनिमल में ये पहली लेयर होगी, तो इसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली की तरह बोलते हैं। अब इस झिल्ली को अगर हम देखें तो पहले ये बनी कैसे है, तो इसको बनाने में कौन कौन से कंपाउंड ने योगदान किया है, तो उसमें सबसे पहले देखिए कि एक तो फास्फोलिपिड एक कंपाउंड होता है जो इसको बनाता है, प्लस इसको बनाने में दूसरा प्रोटीन, और प्लस हम कह सकते हैं कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। अगर हम टोटल इसके कंपोजिशन को परसेंटेज में देखें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 40 से लेके 60% कंट्रीब्यूशन प्रोटीन करता है और 30 to 40% कंट्रीब्यूशन इसका है फास्फोलिपिड्स का, और 1 से लेके 5% योगदान कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट इसमें या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, ग्लाइको फॉर्म में जुड़ करके कंपाउंड फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन, या ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से इसको बनाने वाले ये कंपाउंड्स हैं जो इस मेम्ब्रेन को बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखें कि फास्फोलिपिड कैसे होते हैं, इसमें किस फॉर्म में होते हैं, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो लिपिड है, एक फास्फोरस है। तो फास्फोरस का इस तरह से, और इसमें ये टेल जैसा इसका ये हेड है, तो हेड वाला पार्ट फास्फोरस का बना हुआ है और इसका टेल वाला पार्ट जो है ये लिपिड का बना होता है। तो इसको हम, अब चूंकि ये बाई फास्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, तो इसमें नीचे की साइड में भी इसी तरह से इसमें ये बने होंगे, एक हेड और एक टेल। तो इस तरह से ये दो फास्फोलिपिड की लेयर से बनता है।
और उसके बीच बीच में हम यहाँ पर बीच बीच में देख सकते हैं कि प्रोटीन्स की भी लेयर्स होंगी, इसके अंदर बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स की लेयर बनी होंगी, और साथ ही साथ इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल का भी मात्रा होगी, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में देखने को मिलेगा। तो इस फिगर को अगर हम थोड़ा सा इसमें देख लें, ये आप जैसे देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर जो है ये हेड वाला पार्ट, जैसे हेड वाला पार्ट ये फास्फेट का बना हुआ होता है, और नीचे जो टेल वाला पार्ट है ये लिपिड का बना हुआ है। तो ये तो हो गया नीचे और ऊपर दो बाई लेयर हो गई, इसीलिए इसको फास्फोलिपिड बाई लेयर कह सकते हैं। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन हो गया, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोलिपिड के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसमें और आगे जाएं तो इस मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से कैसे चीजें अंदर बाहर आती हैं, कि जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में सेल्स के बाहर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, और अंदर से बाहर कौन कौन सी चीजें जा सकती हैं, तो इसका एक ट्रांसपोर्ट होता है अंदर और बाहर का। तो उस ट्रांसपोर्ट में कुछ छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल जो अंदर जाते हैं, और कुछ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होंगे जो इसमें अंदर आ रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल अंदर और बाहर जाने में। तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल में हम जैसे कह सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है O2, और बाहर जो है CO2 निकलता है, O2 को अंदर लेता है और CO2 को बाहर करता है। और इसी तरह अगर हम देखें एक H2O पानी के मॉलिक्यूल हैं, H2O ये अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो इसको अंदर बाहर जाने के लिए एक प्रोसेस जिसके माध्यम से अंदर बाहर जाते हैं, और इसके अलावा कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स आयंस वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर बाहर होते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस है अंदर बाहर जाने का, उसमें एक तरीका डिफ्यूजन प्रोसेस, एक तरीका होता है डिफ्यूजन जिसको हम विसरण कहते हैं। विसरण के माध्यम से चीजें अंदर बाहर होती हैं, और इसका तरीका विसरण कहलाता है जब हाई कंसंट्रेशन, दो सॉल्यूशन, एक लो कंसंट्रेशन एक हाई कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो तो उसे हम कहते हैं विसरण। तो इसमें O2 और CO2 का जो लेन देन है, O2 और CO2 का जो लेन देन है वो विसरण के माध्यम से होता है। दूसरा तरीका है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जिसको हम परासरण कहते हैं। परासरण में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है, कि जैसे बाहर जो इसका पार्ट है उसमें से अंदर, अगर बाहर लो कंसंट्रेशन और अंदर की साइड में हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम परासरण कहते हैं। तो H2O जो है पानी का, जो इसमें अंदर बाहर जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ जो पदार्थ है, मॉलिक्यूल्स, जिनको सेल अंदर लेती है और बाहर निकालती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको हम सक्रिय परिवहन कह सकते हैं, वो एक्सो और एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल बाहर निकाले उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को, और अंदर जब ले रही है तो एंडोसाइटोसिस के माध्यम से वो लेन देन करती है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज सेल में अंदर और बाहर आती है, तो उसके लिए हम पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये सेमी परमेबल होती है। सेलेक्टिवली सेमी परमेबल का मतलब होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली तभी कहलाएगी जब इसमें कुछ ही चीज अंदर जा सकती हैं और कुछ ही चीज बाहर आ सकती हैं, यानी हर चीज अंदर बाहर नहीं हो सकती। तो ये सेमी परमेबल है। जैसे स्मॉल जो मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल कुछ बिग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन्स है, क्लोरीन आयन है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो कुछ का लेन देन जो है फास्ट पैसेज के माध्यम से होता है, जैसे O2 CO2, जैसे मैंने बताया डिफ्यूजन के प्रोसेस से, विसरण के द्वारा। इसी तरह से पानी H2O ये ऑस्मोसिस के माध्यम से, परासरण के माध्यम से होता है। इसके अलावा जैसे शुगर है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन जिनको हम कहते हैं, या लिपिड्स हैं, इनके लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल है उनका जो लेन देन सेल में होता है उसको एंडो और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो ये
सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन मोटे तौर पर देखें तो एक तो ये अंदर बाहर सेल के जो भी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरा, चूंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रिकॉग्निशन ऑफ सेल, एक सेल दूसरी सेल को पहचानने में काम करती है कि अगर कोई बगल में दूसरी सेल आती है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइको फॉर्म में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में होता है, तो ये इसका दूसरा मेन फंक्शन है। और चूंकि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे सेल में होता है, तो उसको अगर हम देखना चाहें तो इसमें ऐसे देख सकते हैं कि एंडो और एक्सो कैसे होता है कि जैसे कोई बाहर का लार्ज मॉलिक्यूल है उसको सेल पहले मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर समाहित करेगी, इसको ये अंदर समाहित किया और फिर अंदर लेकर के फिर ये पूरी तरह इसको अपने अंदर में ले लेती है। फिर इसमें अंदर में जो लाइसोसोम्स एंजाइम्स हैं वो इस पर एक्टिव हो जाते हैं, क्रिया करने उसके टुकड़े करेंगे और फिर जो जरूरी चीज होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अंदर में, और जो गैर जरूरी चीज होगी उसको ये फिर इसी तरह से प्रोसेस से ये बाहर कर देगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम अंदर लेना। अंदर कोई चीज जा रही है तो विद इन सेल, तो इसको एंडोसाइटोसिस, और अगर जो बाहर निकाल रही है सेल के बाहर निकाल रही है तो उसको एक्सोसाइटोसिस। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसी प्रोसेस से इसमें अंदर बाहर होते हैं। और एंडो में एक ध्यान ये भी रखना है हमें साथ साथ कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल फॉर्म में होते हैं। तो जब वो अंदर ले रही है तो सॉलिड जब पदार्थ को अंदर लेती है तब उसको हम फैगोसाइटोसिस यानी एक नए नाम से बोलते हैं। एंडो के दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉलिड रूप में लेना यानी इसको ईटिंग करना कह सकते हैं, खाना, सेल खा रही है सॉलिड चीजों को तो उसको बोलेंगे हम फैगोसाइटोसिस। और जब लिक्विड वाले पार्ट को अंदर लेती है तब हम उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। इसको कह सकते हैं सेल का ड्रिंकिंग करना। सेल ड्रिंक कर रही है यानी पी रही है कुछ तो उसे पिनो के नाम से बुलाएंगे, और जब सेल खा रही है तब हम उसको फैगो के नाम से बुलाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा आप देख रहे होंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस से O2 और CO2 का लेन देन, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से H2O का लेन देन हो रहा है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको एंडो और एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से लेन देन होता है। तो इस तरह से ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट और एनिमल दोनों पाई जाती है। तो आगे के अंदर के बाकी ऑर्गेनल सेल्स के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अगले पार्ट में। और साथ ही साथ इसका हर चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं उनको भी मैं कोरिलेट करूंगा कि उनका लेवल किस स्टैंडर्ड में जाता है, कितनी जानकारी होना हमें जरूरी है, तो उसको भी हमें ये ध्यान रख के चल रहा है। तो आगे नेक्स्ट सेगमेंट में इसके बाकी ऑर्गेनल्स को देखेंगे।